उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बतर के लिए, दुरूद लामहदूद महबूब बिलवजूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके आले पाक आपके जान ईरान में एक बहुत बड़े बुत को आज जलाया गया है, जिसको बाल कहा जाता है। शायर ने कहा था कि बुत फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल नहीं मालूम किसकी तरफ इशारा है, मगर ये जो बाजुए बुल है, यानी बाजुए बुत जिसको बाल कहा जाता है, इसकी एक बड़ी तारीखी हैसियत है। ईरान ने 10 फरवरी 47th एनिवर्सरी मनाई है अपनी, यानी एक ऐसा इज्तिमा कि जो इनकलाब के जिंदा व जावेद रहने की दलील बन गया। पूरे ईरान में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, उन्होंने खुशियां मनाई, सेलिब्रेशंस की। एक पल के लिए तो खबर यूं देने के लायक थी कि पूरा ईरान और ईरान का आसमान बम धमाकों और जोरदार चिंगारियों के साथ भर गया। नहीं, ये अमेरिका के हमले नहीं है, और अमेरिका का हमला होना भी नहीं था ताहाल, इसलिए कि मामलात इस वक्त आमने सामने की डील पे बैठे हुए हैं। ये कुछ हमले और बम बारूद और जो पटाखे आपको नजर आ रहे हैं, ये 47th एनिवर्सरी की खुशी में है, जिसमें इनकलाब को आज तक 47 साल की उम्र तक अब तक उसी तरह मजबूत फैलता हुआ, एक मुल्क की सरहद से निकलते हुए दूसरे और तीसरे मुल्क तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। वही लोग जो अब से कुछ देर पहले तबसरा कर रहे थे कि शायद ईरान में वहां की अपनी अवाम आयतुल्लाह और उनकी इस हुकूमत के खिलाफ है, इस्लामी निज़ाम के खिलाफ है, इस रेजीम के खिलाफ है, आज वो देखकर खामोश है, हैरान है कि ये अवाम जो इस तरह से पेश आ रही थी कि गोया हुकूमत का तख्ता उलट देगी, असल अवाम ये है जो रोडों पे निकलकर सेलिब्रेशन कर रही है बगैर किसी मुआवजे के, यानी निज़ाम हुकूमत को सराह रही है, उसकी हौसला अफजाई कर रही है। दूसरी तरफ आपके इल्म है कि ईरान ने जो मौजूदा होने वाली जंग है, जिसके सबसे ज्यादा इम्कानात हैं, जो पर्शियन सी में, अरबियन सी में, इस पूरे रीजन में जंगे लेके अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा जहाज और अमेरिका के साजो सामान खड़े हुए हैं, उसकी डायलॉग सेशन को, यानी एक डिस्कशन को टर्की में रखवाया गया था। टर्की इसको होस्ट कर रहा था, मगर बैक वक्त टर्की एक और हरकत कर रहा था, जिसकी वजह से ईरान ने इस पूरे सिलसिले को टर्की इस्तांबुल से हटाकर ओमान में रखवाया। नहीं, अमेरिका से कहा ऐसे करके बैठ के कि बात सुनो, मुज़ाकरात भी होंगे तो हमारी शराइत के ऊपर, और जगह का इंतखाब भी होगा तो हमारी मर्जी से। हम टर्की में नहीं, ओमान में बैठेंगे, हम बिल्कुल उस जगह बैठेंगे जहां तुम्हारे जंगी जहाज खड़े हुए हैं, और मैंने जैसे आपसे कहा था कि हो सके तो बिल्कुल जंग के मैदान के ऊपर बैठ के बात होगी। टर्की में क्यों नहीं रखवाया कि टर्की ने एक वक्त में बफर जोन का ऐलान कर दिया कि अब हमें लग रहा है एक तो ये अमेरिका हमला करेगा, लाजमी करेगा, और टर्की का कहना था कि एक बात के साथ दूसरी बात जुड़ी हुई है कि ईरान की हुकूमत गिर जाएगी, जो मौजूदा निज़ाम है वो तबाह हो जाएगा, वो पलट जाएगा, तख्ता उलट जाएगा। लिहाजा उसके नतीजे में जो सिविलियन केओस फैलेगा, जो निज़ाम धर्म भरम होगा, लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे और टर्की में दाखिल हो जाएंगे। बेशुमार लोग ऐसे माइग्रेट करते हैं, जो किसी मुल्क की हुकूमत गिरती है या वहाँ पे जो निज़ाम होता है वो उलट जाता है और फिर नया निज़ाम आता है। तो इस खतरे के पेश नज़र, जैसे कि हर मुल्क को अपना हक हासिल है, उन्होंने भी अपनी बॉर्डर को एक बफर जोन दे दिया, बॉर्डर्स को सीज करना शुरू कर दिया, सख्त से सख्त तरीन बनाना शुरू कर दिया, जिससे एक सिंबॉलिक मैसेज ये गया कि हम ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये निज़ाम तो गया, ये हुकूमत तो गई, मगर आज ईरान ने इस 47th एनिवर्सरी को मनाकर टर्की को भी हैरान किया, ओमान को भी हैरान किया और अमेरिका को बड़ा परेशान किया। अमेरिका को कैसे परेशान किया और इस बुत बाल का क्या ताल्लुक है, ये जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखें ये ईरान के किस मकाम के ऊपर इतना बड़ा बुत सजाकर बनाकर उसको ऐसे बिठाकर और फिर आग लगा दी गई। बीच में उसमें स्टार ऑफ डेविड भी बनाया गया, लिखा गया बाल, और उसको मैं यूं कहूंगा कि सहयूनी निजाम के साथ भी एक रगबत दी गई, उसके भी अलामात बनाए गए, सिंबॉलिकली उसको प्रेजेंट किया गया। मगर जब इस बुत को आग लगाई गई तो बहुत सारे लोगों को, बुत को नहीं, बहुत सारे लोगों को भी आग लगी। सलामती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चाहे वो मशरिक में रहते हो या मगरिब में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दुबई में या फिर कनाडा में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, अगर वो इन असातिज़ा के साए में रहना चाहते हैं, गाए बगाए इनके साथ नसीहत हासिल करना चाहते हैं, कुरान की तालीम हो, मजहब की बुनियाद हो, अकायद हो, फ़िक़्ह हो, या वो बेसिक चीज़ें हों जो उनके अखलाक को मजबूत बनाती हैं, उन्हें अपने कल्चर के साथ जोड़ती हैं, तो फिर आपको रब्बानी किड्स अकेडमी में अपने बच्चों का दाखिला करवाना ही पड़ेगा। एक ऐसा इदारा है जो ग्लोबली सबको जोड़ता है और एक बेहतरीन असातिज़ा की ज़ेरे परस्ती, उनके ज़ेरे साया, उनकी ज़ेरे निगरानी जारी और सारी है। फ़ौरन से क्लिक करें, वेबसाइट पर जाएं, राब्ता करें और अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, ताकि आपको दुनिया भर के मजहबी और अखलाकी मयारों के साए में अपने बच्चों को परवरिश देने का मौका मिल जाए। तो ये जो आप बहुत बड़ा सा बुत जलता हुआ देख रहे हैं, बाल नामी, इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, एक अहमियत है, एक सिंबोलिज्म है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। और ईरान ने
क्यों इतने बड़े बुत को बनाया और फिर जलाया, इसकी एक वजह है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो बाल आज से यानी 4000 कबल मसीह से 200 कबल मसीह तक पूजा जाता था, इबादत की जाती थी। और फिर इस रीजन में जिसको इसराइल कहते हैं या फिर कनानी रीजन, कैनानाइट्स जिसे कहते हैं, वो इसकी इबादत करते थे। सीरिया में, जॉर्डन में, यहाँ तक इजिप्ट के कुछ पार्ट्स में आज तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाल की प्रतिष्ठा करते हैं, इबादत करते हैं। मगर आज इतना बड़ा रिलीजन नहीं है बाल, तो फिर इसके जलाने का मकसद क्या था? ये तो किसी ना किसी रिलीजन को हिट करने जैसा होगा। एक इंपॉर्टेंट बात है जो राज की है और मैं आपको बता रहा हूं। आप में से बेशुमार लोगों ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र सुना होगा। बाल का बुत जलाना एप्स्टीन फाइल्स और उसमें मौजूद उन तमाम करैक्टर्स की शैतानी हरकत और सकनात को मुजम्मत, काबिल नफरत और इंतहाई गलाजत की निगाह से देखकर उसको हारो खाशाक करने के मुतरातिफ था। यानी जितने भी लोग थे इनके बारे में बताया जाता है कि बमा एप्स्टीन, उसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके तमाम टीम मेंबर्स और यहां तक कि वो लोग जो छोटी कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती करते थे, जिस्मानी तशद्दुद करते थे, और फिर उनके बाद यानी इन तमाम जिस्मानी लुत्फ हुसूल के बाद इन छोटे बच्चों के कत्ल के साथ उनको ज़िबाह करने के बाद खा लिया करते थे। यानी इंसानी आंख, इंसानी दिमाग, इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है कि ऐसे भी हो सकता है। मगर हाँ, ये सब कुछ वो क्यों करते थे? जिस बच्चे के साथ वो ज्यादती करते थे, जिस बच्चे को वो अपने जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते थे, आखिर में बाल नामी बुत के सामने उसे रख दिया करते थे और ये बलि बाल को दे दिया करते थे, यानी उसकी कुर्बानी हो जाया करती थी और उसका गोश्त फिर एक दूसरे में तकसीम करके एक अच्छा सा बारबेक्यू कर लिया करते थे। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मगर ये सब कुछ आपको एप्स्टीन फाइल्स की रिसर्च में मिल जाएगा, जिसमें इंशाल्लाह अलग से हम एक ब्लॉग बनाएंगे। मगर ताहाल इतना समझ लीजिए कि ये सारे शैतानी लोग, ये शैतानी अमल करने वाले, जिनमें से अक्सर अब उस दुनिया से ताल्लुक रखते हैं जिस दुनिया को पढ़ी लिखी दुनिया कहा जाता है, शऊर वाली दुनिया कहा जाता है, मॉडर्न एडवांस दुनिया कहा जाता है, उसके सुदूर वुज़राए आज़म, आपको हैरानी होगी मगर शायद ही दुनिया के मारूफ बड़े मुल्कों में से कोई शख्स ऐसा रह गया जिसका जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में नहीं आया। लोगों ने तो यहां तक कहा कि अमेरिका के मौजूदा सदर जो इन तमाम हरकत और सकनात में शामिल हैं, उनको भी शामिल तशवीश किया जाए। यही नहीं, बल्कि मैंने आपसे कहा कि यूएई में भी एक खूबसूरत सा तोहफा पेश किया गया एप्स्टीन्स को, यानी एक खिलाफ काबा। इस पूरे नेटवर्क के इस राज को तब आशार होता हुआ देखा गया जब तमाम लोग जो गिरफ्तार हुए या जिन लोगों के ऊपर सजाएं सुनाई गई, उनके राज सामने आए और उन्होंने बताया कि हम आखिर में बाल की पूजा किया करते थे और उसी को बच्चों की बलि चढ़ाया करते थे। तो लिहाजा जो बुत बनाया गया और उसे जलाया गया, उसके आगे ये फहरिस्त बयान की गई कि ये उन बच्चों के नाम है जिनको बेगुनाह बेजुर्म कत्ल किया गया। और उसके लिए कुरान ने कहा भी अय्य ज़ंबिन कुतिलत, मुझे किस जुर्म की सूरत में, किस जुर्म के नतीजे में मारा गया। उन बेकसूरों को सलाम अकीदत पेश करने के लिए, इस अमल की मजम्मत करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े बुत को अपने हाथों से खारो खाशाक कर दिया गया, फिर नार कर दिया गया। इसका हरगिज मकसद किसी तहजीब को, किसी मजहब को बुरा दिखाना नहीं था। हाँ, उस ताकत को, क्योंकि बाल जिस अंदाज में पूजा जाता है उससे मुराद होता है कि पावर ऑफ थंडर, पावर ऑफ एग्रीकल्चर, पावर ऑफ किंग मेकिंग और पावर ऑफ रेन, बारिश का खुदा, ताज और तख्त और मल्क और हुकूमत का खुदा माशाअल्लाह, और मईशत का खुदा, और उसके बाद तूफानों का खुदा, बिजलियों का खुदा बाल को तस्वुर किया जाता है। उस पुराने मजहब में नहीं सिर्फ, बल्कि आज के उन शैतानी मैं कुछ नाम मजबूरी नहीं ले सकता, उन अकायद के पेश नजर जो जुल्म, ज्यादती, जबर और नाइंसाफी की एक तंजीमें बना के बैठे हुए और जो इंतहाई खुफिया और महवे राज रखते हुए इस सारे अमल को अंजाम देते हैं। लिहाजा ईरान ने उनको एक करारा जवाब दिया और कहा कि हम तुम्हारे इन अकायद, तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट और तुम्हारे इस नजरियात को जलाकर खाक कर देते हैं, और हम अपने अंदाज से नहीं बल्कि अवामी अंदाज से करेंगे और अवाम दुनिया को ये मैसेज देगी कि हम आपके कत्ल होने वाले मासूम बच्चों के साथ हैं। वो बच्चे जिनकी स्किन वाइट है, जो गोरे हैं, जो एक ऐसे माशरे से ताल्लुक रखते हैं जहाँ जानवरों की भी कदर और कीमत है, यानी अमरीका, दुनिया भर के तमाम ममालिक जहाँ पे इंसान की वैल्यू होती है, वहां इंसान के साथ ऐसा अमल होना एक इंतहाई हौलनाक बात है। एक और पेशरफ्त हुई है इस वक्त और बड़ी दिलचस्प है। मैं इस बात को बड़े वसूख से कह रहा हूं कि ईरानी और चाइनीज कम से कम एक टेक्नोलॉजी के ऊपर मिल बांट के काम कर रहे हैं और वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। दुनिया भर में रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, शायद आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान में भी एक मरतबा सोवियत ने एक मिसाइल मारा था जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पाकिस्तान के साइंसदानों ने की और उसके बाद वो मिसाइल खुद डेवलप कर लिया। यानी होता क्या है कि
इवन इस जंग जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, पाकिस्तान ने सोवियत का एक तैयारा भी गिराया था। हिस्ट्री में जाएंगे, कभी पढ़ेंगे इसको। मगर होता क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी होती है, कोई मुल्क किसी मुल्क के मुखालफत में इस्तेमाल करता है, उसका बम बारूद जहाज या वो कोई भी टुकड़ा अगर उस मुल्क के साबित हाथ लग जाता है, यानी पूरा का पूरा, तो फिर वो उसको खोलता है और उसके रिवर्स फार्मूले को पढ़ता है और फिर उस जैसी एक चीज बना लेता है। ईरान और चाइना इस मामले में बहुत आगे। हुआ कुछ यही, इस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अब्बास अरागची ने कहा कि हमने उन अनलोडेड या अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स की रिवर्स इंजीनियरिंग किया है जो पिछली होने वाली जंग में B-2 बॉम्बर्स के साथ और तमाम जहाजों के साथ जो अमेरिका ने ड्रॉप किए थे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, और वो फटे नहीं थे। लिहाजा उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सही सलामत साबित जमा कर लिए गए, रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और अब उनका इस्तेमाल अगली जंग में किया भी जाएगा। ये सब कुछ इतना फास्ट हुआ है, इसने अमेरिका में बैठे हुए उन तमाम जर्नल्स को हिलाया है। यानी जो कुछ हम लेके जा रहे हैं, अगर वो गिर जाता है तब वो उनके पास है, और ऐसा नहीं कि वो गिरने के बाद दफन करके मजार बनाएंगे, बल्कि वो हवा में उड़ाएंगे और फिर वो आपके ऊपर आके आपका कब्रिस्तान बनाएंगे। ऐसी लैंग्वेज साउंड कर रहा है ईरान बामुकाबिल अपने तमाम हरीफों के। खवातीन हज़रात, दिलचस्प बात तो यह है कि इसी वक्त जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इस सूरत हाल के पेश नजर ईरान ने 2 बड़े टैंकर्स को, जो कि फॉरेन टैंकर्स हैं, अभी तक नहीं मालूम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, मगर वो ईरान के समंदर यानी पानियों के आसपास से, उनको सीज कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। क्योंकि एक जंगी मशक़े सूरत हाल ऐसी है कि दोनों तरफ से जंगी मशक़ें चल रही हैं, दोनों तरफ के हाई हैवी एक्सप्लोजन से भरे हुए जंगी तैयारे खड़े हुए हैं, मगर उसके साथ साथ दोनों एक दूसरे को देखकर तैयार भी खड़े हुए हैं। जंग की जो मुज़ाकरात की सूरत हाल इस वक्त ओमान में पेश आ रही है, आपको हैरानी होगी कि दुनिया भर के तमाम ममालिक कह रहे हैं कि इसमें जंग होती हुई नजर आ रही है। ईरान कमजोर है, अमेरिका बहुत ताकतवर है, मगर नजर ये आ रहा है कि मुज़ाकरात में भी ईरान अपना हैवी हैंड मुस्तकिल रखे हुए है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि ईरान ने उन तमाम मुखालिफ ममालिक को जिन्होंने उसकी IRGC को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, उनकी फौजों को दहशतगर्द तंजीम करार दी थी। तो इस वक्त मुज़ाकरात में भी यही फैसला है। उन्होंने कहा कि जो हमारा मिसाइल है वो बहुत आगे जाने के लिए बना है, लिहाजा हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रही बात न्यूक्लियर टॉक्स की, हम उससे पहले भी तैयार थे कि उससे बात कर सकते हैं, मगर वो सैंक्शंस उठाई जाए तब जाके उससे बात होगी। और ये भी कह दिया कि हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि जब मैं कहता हूं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इससे मुराद मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है। यानी हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए ये सवालिया निशान है, मगर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए, इनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए हम अपने मिसाइल्स बनाए, हम अपने पावर प्लांट्स बनाए, ये लाजमी होगा। यानी हम मुकम्मल तौर से इससे हाथ नहीं उठाएंगे। ये कहना है इस वक्त सफारती अमले का। और आपको पता है कि ये इस नौयत का मिजाज अब बन चुका है कि अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। हल इज्जत बचाने का यही है कि वो कहते हैं कि हम अलामाती कुछ हमले आपके ऊपर करते हैं, कुछ अलामाती हमले आप हमारे ऊपर करते हैं, इस तरह जान छूट जाएगी। मगर अब बीच में वापसी एंट्री हो गई है इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू साहब की। नेतन्याहू साहब ने खुद तो दौरा किया है इस वक्त अमेरिका का इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिलमुशाफा आमने सामने मिल बैठकर एक सूरत हाल, एक नतीजा निकालना चाहते हैं। लोगों का कहना यह है कि इस वक्त वो ये कहने आए हैं कि जंग हमने अब से कुछ अर्से पहले आपसे हाथ बांध के विनती की थी कि मत कीजिएगा, मगर अब हम आपको बताते हैं कि कुछ टारगेट्स कहां हैं, उन पे कैसे हमला हो सकता है। नेतन्याहू का यह भी कहना है कि अगर आप सिर्फ एक शख्स को ईरान में निशाना बना दें और उसको किसी तरह से सफ़े हस्ती से मिटा दें, तो सारी जंग हमारे हाथ में होगी, सारी मईशत तबाह होगी, हम अपने नए बंदे को इंस्टॉल कर देंगे। और उसके पीछे इस वक्त जो जितने भी इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जितने भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से, कितना बड़ा मुआवजा खर्च करके एक पूरे सिस्टम को तैयार किया गया एज अ रिप्लेसमेंट। यानी मैं बात कर रहा हूँ जनाब रजा शाह पहलवी की, जिनको मुकम्मल तैयार और आमादा कर दिया गया कि वो अब एक नए रूलर की हैसियत से वहां जाए। उनका कहना यह है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे, शाही निजाम को वापसी लेकर आएंगे, मगर एक आइकन, एक सिंबल बन के उनको तैयार किया गया। नेतन्याहू साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को 3 बातें बतानी, मेरी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले उन्हें वो टारगेट्स और उन तक कैसे पहुंचा जाए ये बताना अपना इस मिशन का हिस्सा समझाए, जिसमें शामिल है ईरान के सुप्रीम लीडर। उनका कहना यह कि अगर हम किसी भी तरह से अपनी हायर इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करते हुए, और वही इंटेलिजेंस जिसने बड़ी बड़ी शख्सियात को ईरान में निशाने पे लिया और इंतकाम लेकर इस सफेदी से मिटाया है, शहीद किया है, कुर्बानियां हुई हैं, ये सारे लोग ईरान के इसराइल ने निशाने पे रख के और उसको टारगेट अचीव होते हुए नजर आए सक्सेसफुली। ऐसा ही एक टारगेट वो कहते हैं अचीव करना है, जिसमें आयतुल्लाह की शख्सियत का हुसूल है। ये इंतहाई नामुमकिन इसलिए नजर आ रहा है कि दुनिया भर के तमाम स्कॉलर्स ने, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये दावा किया और वादा किया और प्रॉमिस किया और कमिटमेंट की कि हम इस शख्सियत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लिहाजा अब इसराइल एक प्लान 2, प्लान बी लेकर आया है कि आपने कैसे ये करना है, हम आपको बता रहे हैं। खुफिया है, मेरे पास सिर्फ नहीं है, लेकिन 100%
इस चीज के ऊपर वर्कआउट होगा। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, दूसरा प्लान क्या है इसराइल ने, ये भी कुछ इंटेलिजेंस अपने पास से शेयर करनी है, जो नेतन्याहू की इस मौजूदा इमरजेंसी वाली मीटिंग का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने एक नई शख्सियत, जो आने वाली शख्सियत है, उसके हवाले से अभी से टारगेट बनाना शुरू कर दिया। आपके इल्म में होगा कि ईरान में जो निजाम है, उस एक शख्स के ऊपर नजर तो ये आ रहा है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, मगर एक पूरा निजाम बना हुआ है। ईरान ने आने वाले 3 से 4 लोगों का भी इंतखाब कर लिया है कि इन केस अगर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई नहीं होते तो उनकी जगह कौन होगा। मगर इसराइल की प्लानिंग 1 साल 2 साल की नहीं, अगले 10-20 सालों की है, लिहाजा उसने उन तमाम शख्सियात को घेरे में ले लिया है। ना सिर्फ यह, बल्कि कुछ सुदूर कुछ शख्सियात ऐसी खड़ी की हैं जैसे कि उसने पहले की थी मुकाबला करने के लिए। ख्वातीन हज़रात, आपको शायद इल्म ना हो, जाने इस वक्त हसन नसरुल्लाह यानी सईद हसन नसरुल्लाह, जिनको लबनान में इसराइल ने अपने हवाई हमलों के जरिए शहीद किया था, निशाने पे लिया था, वो भी उनके कातिलों यानी जितने भी लोग उनके आसपास थे, उन सबको जब गिरफ्तार किया गया, जब उनमें से कुछ लोगों की तफ्तीश की गई, आज 2 लोगों ने ये तस्लीम कर लिया है कि जो करीब तरीन लोग थे, उन्होंने एक्सेस दिया सईद हसन नसरुल्लाह का इसराइल को, बताया कि बंकर्स कहाँ हैं, कितने अंडरग्राउंड हैं, किस टाइम पे दरवाजे खुलते हैं, किस टाइम पे मूवमेंट होती है। यानी ये सब कुछ कोई अंदर का आदमी कर सकता था, लिहाजा अंदर के आदमी ने कर दिया। और बिल्कुल ऐसी एक स्ट्रेटजी नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ शेयर करने वाले हैं कि अंदर के आदमियों ने अंदर के आदमियों के बारे में अंदर की क्या बात बताई, जिससे ना आदमी रहेगा और ना कोई शिकायत रहेगी। दोनों तरफ जंग की तैयारी मुकम्मल उरूज के ऊपर है। इसराइल इस वक्त अपने हेलीकॉप्टर्स को मूव कर रहा है। मीनवाइल हेलीकॉप्टर्स को मूव करते हुए एक हेलीकॉप्टर खराब भी हो गया, उसको फिर टो किया गया और फिर वो टो भी लीक कर गया और वो जमीन पे गिर गया। ऐसे बेशुमार नुकसान होते हैं जब जंग की तैयारी हो रही होती है। इस तरफ यूएसए ने थार्ड सिस्टम, अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो मैं समझता हूं कि इस वक्त नंबर 1 ही होगा दुनिया भर में, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, जो उसने इसराइल को गिफ्ट किया ताकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स का दिफा किया जा सके, उनसे रोका जा सके, वो मिडल ईस्ट में लगा दिए। ये गारंटी देखी कि अगर ईरान ने धमकी दी है कि बदले में किसी भी जगह से अगर हम पे हमला हुआ, चाहे कतर हो, सऊदीया हो, यमन हो, किसी भी जगह से, इराक हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, हम बदले में उसी जगह को रात में दिन के तारे नहीं, दिन में दिन के तारे यानी दिन में तारे दिखा देंगे, ये कहना दावा किया था। लिहाजा उन्होंने उन तमाम जगहों पे थार्ड सिस्टम इंस्टॉल कर दिया कि अगर तुम्हें ईरान ने कुछ कहा बैलिस्टिक मिसाइल या XYZ, तो हम तुम्हें दिफा करके बचा लेंगे इन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से। मगर ये तैयारियां ईरान की बनिस्बत कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं। ईरान ने रिसेंटली एक और अचीवमेंट किया, खुर्रम शेर, शायद मैंने आपके सामने इसका पिछले ब्लॉग में जिक्र किया हो। एक ऐसा नया मिसाइल उन्होंने दाग दिया है, नया मिसाइल इजाद कर दिया है, जिसने दुनिया भर को परेशान कर दिया है, यानी एक नई चीज दुनिया में आ गई है। तो ये जो खुर्रम शेर मिसाइल है, इसकी खासियत क्या है? 4 बातें सुन लें, ज्यादा वजीद आपको और मुझे कोई साइंस तो इसकी पड़ी भी नहीं है कि हम बैठ के इसके पूरे ऑपरेशन को डिस्कस करें, मगर ये 4 बातें काफी हैं इससे माकबल जितने मिसाइल हैं उनको समझने के लिए, उसके बाद क्या हो सकता है उसको समझने के लिए। 2000 किलोमीटर तक की रेंज है, 1500 केजीज तक ये अपना मलबा उठा सकता है, बम, बारूद, असला और वो तमाम चीजें उठा के कैरी कर सकता है। और फिर इसकी खास बात यह कि इसका मनरेबल बहुत जबरदस्त है, यानी ये एक जगह कैच होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर जहां इसको इंस्टॉल किया गया है बकौल ईरानी एजेंसीज के और उनके उस पूरी अथॉरिटी के, कि वो ऐसे ऐसे पहाड़ों में अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाकर, गारों की बेसमेंट बना के इंस्टॉल किया गया है कि वो कम वक्त में निशाने को तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार और आमादा बैठा हुआ है। यानी अगर भी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर एक बॉर्डर से कोई अंदाजा लगाया कि यहाँ पे रखे हुए वो थार्ड या खुर्रम शेर मिसाइल हम यहीं पे मार देंगे, तो वो इंतहाई नामुमकिन है क्योंकि वो पहाड़ों में रखे हुए हैं, गारों के अंदर दबे हुए, बेसमेंट्स उनकी बनी हुई। लिहाजा अब अगर बदले में उस जगह को टारगेट करके हमला किया जाता है तो वो भी नामुमकिन हो जाएगा। प्लस डायरेक्शंस एक नहीं है, यानी एक जगह नहीं रखा हुआ कि एक ही जगह पे सारे 100,000 जमा किए हुए, कह रहे हैं हमने उसको फैला दिया बॉर्डर्स में, और जब आप हमला करेंगे तो मुख्तलिफ डायमेंशन से हमला होगा। यानी अब अगर मिसाल के तौर पे ईरान इसराइल के ऊपर हमला करता है वैसे ही जैसे उसने पिछले दिनों में किया था 12 दिन की जंगों में, तो वो सारे मिसाइल्स आप देख रहे थे कि एक जगह से आ रहे थे, बड़े प्यार से वो तशरीफ लाते थे, लगते थे, कुछ तबाह करते थे, कुछ वो तबाह हो जाते थे। मगर अब उसका कहना यह है कि उनकी डायरेक्शंस बहुत ज़ाहिर, मुल्क की डायरेक्शन तो एक ही होगी, मगर फिर भी वो एक साथ आए ये नहीं होगा, कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ मशरिक से, कुछ मगरिब से, कुछ शिमाल से, कुछ जुनूब से, और कुछ ऊपर से आएंगे। ये है सारा खुर्रम शेर का कमाल। इन तमाम चीजों के पेश नजर ज़ाहिर अमेरिका मुकम्मल तैयार खड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जंग होती हुई नजर नहीं आ रही, मगर जंग के जरिए तंग होते हुए जरूर नजर आएंगे दोनों। डोनाल्ड ट्रंप पे इतना सख्त प्रेशर है, शायद ही जिंदगी में कभी रहा हो, इसलिए कि एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र चल रहा है, दूसरी तरफ ईरान की फाइल्स, यानी ईरान जो फाइलें खोल के बैठा हुआ है, वो सब देख रहे हैं कि इतना बड़ा मुल्क, वर्ल्ड सुपर पावर, अवामी और कबा और अबा के पांव तले रौंदा जा रहा है, वो किसी तौर से मानने को तैयार नहीं है। अजीब बात है।
मैं फिर से शेर दोहरा देता हूँ अगर आपको सुनाई नहीं दिया हो तो। बुत फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।